नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की खराब होती अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी से छिपे नहीं है। यहां महंगाई आसमान को छू रही है। पाक के कई क्षेत्रों में जनता में भुखमरी की स्थिति है। कई जगहों पर लोग खाने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार ही इतनी है। देश की स्थिति को सही करने के लिए पाकिस्तान को काफी पैसों की जरूरत भी पड़ती है। इसको लेकर ये देश और शहबाज शरीफ सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज मांगता हुआ दिखता है। इस बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए कुल 11 नई शर्तों का पालन करने की बात कही है। मतलब खबर यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के बिल आउट प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ी है, जिसमें सिर्फ 18 महीनों में कुल शर्तें 64 हो गई है। तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में आसिम मुनीर के पोस्टर को लेकर जमकर विवाद हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और खैबर के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी के खिलाफ बयान देने पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो क्या है पाकिस्तान की ताजा स्थिति, क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आईएमएफ की तरफ से जो 11 नई शर्तें लगाई गई है, क्या इन शर्तों का पालन कर पाएगा पाकिस्तान? देखिए, इससे पहले 64 ऑलरेडी हो गए हैं, उसका पालन कर पा रहा है क्या आईएमएफ? दरअसल इट इज कंट्रोल्ड बाय यूएस, तो इनाम मिल रहा है। आप जाकर के व्हाइट हाउस में जाकर पाकिस्तान का सौदा करके आए तो आपको एक कुछ बेल आउट पैकेज दिया, वो क्या होगा वहां? भाई, जिस देश में चाइना इतना सब कुछ इन्वेस्ट करके भी बिजनेस नहीं कर पा रहा है, वहां कौन जाकर के क्या करेगा? ये ब्लैक होल है, इसमें जितना भी डालोगे वो गायब हो जाएगा। ये गायब हो जाएगा, वो उसे थोड़ी कुछ होने वाला है उसमें। लेकिन इस मौके पे क्यों दिया गया, शर्तें क्यों हैं? ये दरअसल अमेरिका जिस हिसाब से अभी वहाँ की जो सरकार है और जिस हिसाब से इनके अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एक पोर्ट, 3 एयरबेसेस और पाकिस्तान की सेना को गाजा भेजने का जो करार है, जो अनसेड करार है, उसको उन्हें पूरा करना है। और शर्त इसलिए है कि वो डंडा है कि भाई आपको पैसे दे रहे हैं, आप इधर उधर करोगे तो वो पूरा का पूरा 64 शर्त जो है लागू कर देंगे। फिर भाई हर बार अमेरिका या चाइना इनको एफएटीएफ से भी बचा रहा है। भाई कोई छुपी हुई बात है कि पूरी दुनिया का टेररिज्म वो क्या है? ये बार्गेनिंग चिप्स हैं कि भाई ठीक है आपको दे रहे हैं लेकिन ये शर्त रहेगा। शर्त का उल्लंघन करोगे मतलब अगर हमारे जो हम डिलीवर करने को कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमको पाकिस्तान से हमको रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, हमें वहाँ से जो है क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए हमको वहाँ पे तुम्हारा सिस्टम एक्सेस करने दो, हमें अपने एयर बेसेस इस्तेमाल करने दो, ऐसे थोड़ी वो आ रहा है कि 68 मिलियन डॉलर कि आपके जो है फ्लीट को जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने तबाह बर्बाद किया उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये सारी चीजें एक ऐसे कुचक्र में चल रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो वहां पे कुछ स्थिति बदल जाएगी, इन पैसों से कुछ होगा ना। ये दरअसल मुनीर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि आप देखिए ये सारी चीज़ें कब हो रही है जब ऑलरेडी 50 से 55 वहाँ के सांसद डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख रहे हैं कि अरेस्ट करो इस मुनीर को, और उसका जो एसेट है, उसने जो कैलिफोर्निया में घर बना रखा है, उसको भी जब्त करो। ये जो है ह्यूमन राइट्स का अवहेलना कर रहा है। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही है। इसका मतलब है कि बहुत ही उच्च स्तरीय दलाली मुनीर ने की है पाकिस्तान को बेचने की, और उसी का ये सारी चीजें जो है अमेरिका के जरिए वो मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। वाकई में तो ये 11 शर्तें मुनीर और शहबाज के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, शर्तें उसके लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि आगे वो इन पैसों का कैसे उपयोग करता है। बंदरबाट होने वाली है,
आईएमएफ के जितने फंड आते हैं वहाँ डेवलपमेंट के लिए आते हैं, और ये क्या करता है, ये उसमें से 50% का इस्तेमाल सेना, उसके अधिकारियों और आतंकवादी संगठनों के लिए करता है। अभी भी यही कर रहा है। अभी पिछले दिनों जो 6 दिसंबर को इन सारे आतंकी संगठनों की मीटिंग हुई, और जैश वाले जो इतनी बड़ी मीटिंग लिए, उसमें उन लोगों ने एक नया प्लान बनाया कि देखो भाई, 4-5 साल से जो भारत से यानी कश्मीर से भागकर हमारे पास आया, हम लोगों ने जिसे ट्रेनिंग दी, अब वो वापस भारत जाने के तैयार में नहीं है, वो तैयार ही नहीं हो रहा है। तो कैसे उसे पुश किया जाए कि भारत की तरफ जाओ, क्योंकि इन लोगों को भी लगने लगा है उधर गए तो जहन्नुम में चले गए। तो उसके बाद इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी की और जम्मू में फिर से उन्हीं आतंकियों को भेजने की कोशिश की। उसमें अभी बीएसएफ वालों ने एक आतंकी को पकड़ा है, जिसको हवाले कर दिया एनआईए के। अब वो पूछताछ होगी कि जैसे मोहम्मद का ये आतंकवादी वहां से क्या लेकर आया था, क्योंकि उसके पास कुछ चाइनीज हथियार भी मिले हैं और पाकिस्तान निर्मित कुछ गन्स भी मिले हैं। तो अब वो बताएगा कि पिछले दिनों जब मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। तो इसका आतंकवादी नेटवर्क कभी टूटता नहीं है, तो इन पैसों का कोई डेवलपमेंट में खर्च होगा नहीं। ये आईएमएफ उसकी सहायता कर सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टर है जिसकी जरूरत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में जाता है, इसका फिनांस मिनिस्टर जाता है, वहां पर आश्वासन देता है, लेकिन कोई भी मल्टीनेशनल कारपोरेशन आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी ही नहीं है। न तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और न ही इनके ग्राउंड पर जहां पर ये अपनी कंपनी लगा सकते हैं उसके लिए ये सोच सकते हैं कि लंबे समय तक हम कर पाएंगे। क्योंकि बलूचिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट तो कर चुका है चीन, एक पूरा चीन का इन्वेस्टमेंट है जो सरकार से सरकार को चल रही है। यानी चीन दबाव बना सकता है वहां की सरकार पर, वो सेना भेज सकता है, वो पाकिस्तान की आर्मी को निर्देश दे सकता है, फिर भी उसका जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे में कोई कंपनियां कैसे सोच पाएगी कि हमारी एक कंपनी के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए वहां की सरकार कोई नियम बदल दे। तो ऐसी स्थिति पाकिस्तान की हो गई है कि उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात का खतरा लग रहा है कि भारत आगे क्या कार्रवाई करने वाली है। इकोनॉमी वहां की चौपट है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए वो सारे नेता जो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो शर्त लगाकर और आईएमएफ जैसे संगठनों से शर्त लगवाकर सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा बचाना चाहते हैं कि नहीं नहीं देखो, ये आतंकवादी वाले देश में हम पैसा तो देने के लिए आईएमएफ को वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शर्त कड़ी लगाकर रखे हैं ताकि पाकिस्तान इधर से उधर न कर सके। ये शर्त बेबुनियाद है, पाकिस्तान का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, दूसरी तरफ ये केपी असेंबली में हर दिन कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन आसिम मुनीर का पोस्टर क्यों बीच में लहरा दिया गया? देखिए, आसिम मुनीर का पोस्टर इसलिए लहराया गया क्योंकि वहां की 2-3 पार्टियां जो सरकार में शामिल हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अदरवाइज किसी जनरल का तस्वीर वो असेंबली के अंदर में क्यों लहरा रही थी। लेकिन मसला कुछ और है। जिस तरीके से केपी के असेंबली के अंदर इसका विरोध हुआ, तो इसको अगर आप इसके लॉजिकल एंड की ओर अगर आप चले तो ऐसा साफ साफ लग रहा है, और अब तो बहुत सारे लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि अचानक से खबर आ जाएगी कि इमरान खान को हार्ट अटैक हो गया और कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई आवाज नहीं उठेगी। भाई, भुट्टो को मार दिया, जियाउल हक को मार दिया, बेनजीर भुट्टो को मार दिया, भाई कोई बचा क्या? वो जान प्राण लेकर के भाग गया, है ना। तो ये जो नया डेवलपमेंट दिख रहा है और जिस तरीके से अचानक से लोग जो है वो शांत पड़ रहे हैं, क्योंकि क्रैकडाउन बहुत तगड़ा हो रहा है और जितने भी इमरान खान के पार्टी के, उनके समर्थक, उनके फिना, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है और उसकी कोई खबर भी नहीं आ रही है। तो एक बात समझ लीजिए कि किसी भी दिन ये खबर आ जाएगी कि भाई जेल के अंदर हार्ट अटैक हो गया। कौन करवाएगा पोस्टमार्टम? कौन रिपोर्ट देगा? और कौन
इमरान खान के मुद्दे को लेकर के जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। ये कुछ नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टेंस केपी के अंदर दिख रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस, जो आवाज जनता की दब जाती है और उस तरह का हुकूमत जो अत्याचार करता है, तो होता ये है कि फिर वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई वेंटिंग का कोई स्पेस जब नहीं होता है तो देश के टुकड़े टुकड़े होते हैं। अब भारत को ये चाहिए कि आदत तो बलूचिस्तान के सामने आकर के खुल्लम खुल्ला अब समर्थन देने का समय आ गया है। वहाँ केपीके और तमाम लोग जो इस एक ड्रैकोनियन रिजीम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा होने का समय आ गया है। क्योंकि जिस हिसाब से, जो मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था कि जिस हिसाब से मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को अपने चंगुल में जकड़ लिया है, इससे निकल पाना अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। और एक नहीं 12 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े की बात की जा रही है। ये 12 हिस्से कौन कौन है, इनमें क्या चल रहा है और इमरान खान को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, इन लोगों को लग रहा है कि हमारे पास जो 4 प्रोविंस बचे हैं उसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर हो रहा है। बलूचिस्तान इतना बड़ा स्टेट, प्रोविंस इसका, और उसमें ईरान का भी बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, और इस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट की एक गवर्नमेंट काफ़ी नहीं है। तो उसको भी टुकड़े कर दो, पंजाब को भी टुकड़े कर दो। अब केपी के छोटा स्टेट है, लेकिन फिर भी उसके भी टुकड़े कर दो, ताकि ये जो बगावत करने वाले बॉर्डर के क्षेत्र में लोग हैं, उन लोगों को दबाने के लिए वहां पर आर्मी रूल लगाया जा सके। जैसे अभी केपीके में इमरान खान की पार्टी की सरकार है, तो अगर सरकार भी रहेगी तो एक जगह पर रहेगी, दूसरे जगह पर हम उसको अलग करके बॉर्डर स्टेट को यूनियन टेरिटरी की तरह बना सकते हैं। तो इन टुकड़े टुकड़े प्लान में मुनीर की सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन वहां पर समस्या 2 तरह की है। एक तो अगर आप उसे तोड़ोगे तो उसके लिए खर्च ज्यादा लगेगा। हर स्टेट के लिए, हर प्रोविंस के लिए एक कैपिटल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर भारत में 2 राज्य बने, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से, या छत्तीसगढ़ बना, या अभी आंध्र प्रदेश को अलग करके, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया, तो एक राजधानी बनाने के लिए केंद्र को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के पैकेज देने पड़े। अब पाकिस्तान के पास वो फंड तो है नहीं। मुनीर ने तो एक समाधान का रास्ता बता दिया है कि आगे ऐसे ही संघर्ष चलता रहे, ये टुकड़े करने की कोशिश करोगे तो वहां आज़ादी के नारे लगेंगे। तो ये समस्या इन लोगों की है, लेकिन यही समस्या को लेकर केपीके में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। वहाँ इमरान खान की पार्टी की सरकार है। शोएब अफरीदी जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वो सरकार की बात नहीं करता, वो शहबाज शरीफ की बात नहीं करता, वो मुनीर की बात करता है। तो वहाँ पर असेंबली के अंदर मुनीर की तस्वीरें लहराई गई है। अब कभी पंजाब में लहराई जाएगी, कभी बलूचिस्तान में लहराई जाएगी। इसका मतलब है कि मुनीर का कुछ और भी प्लान है कि पहले असेंबली में अपने को स्थापित करो और उसके बाद धीरे धीरे पूरा पावर का सेंटर बनो और फिर इसे रिप्लेस करो, उसी तरीके से जैसे मुशर्रफ ने किया था। तो ये तो इसकी प्लानिंग है, जिसके कारण धीरे धीरे कुछ समय के अंदर ही, जैसे कि पिछले दिनों पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट हुई थी मुशर्रफ के बाद, वैसे ही ये भी शहबाज शरीफ को समझ में आ जाएगा कि मुनीर के पीछे पीछे चलने से इमरान खान कुछ समय में खत्म हो सकता है, लेकिन उसका नेक्स्ट टारगेट हम ही होंगे। इसलिए आपस में भी विद्रोह होगा, पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होगी और मुनीर के खिलाफ ये बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसी राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है जिसने पूरे देश की सत्ता संरचना को हिला दिया है। सेना और सरकार द्वारा 4 प्रांतों सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तोड़कर 12 प्रशासनिक इकाइयों में बदलने की प्रस्तावित योजना ने देश में अंदरूनी असंतोष की आग को भड़का दिया है। मुनीर पर दबाव पड़ रहा है, मुनीर को खुलेआम धमकी भी दी जा रही है, उनका विरोध भी हो रहा है और इमरान खान मुनीर के सामने सबसे बड़े कांटे बनकर उभर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ताजा स्थिति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।